चलिए, तो आज फिर हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी की जो पुस्तक है ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4। तो इसको जो है हम लोग लाइन बाय लाइन जो आपको एनसीईआरटी के पुस्तक में दिया हुआ है सेम टू सेम हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। तो अभी जो लोग अभी जुड़े हुए होंगे तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लाइन बाय लाइन आप लोगों को बताएंगे। तो एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, चालू है। ये कहता है कि पिछला अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में हम लोग पढ़े, यानी पिछला जो अध्याय था वो था आपको ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो अगर आप अच्छी तरह से नहीं समझे तो फिर से एक बार जाके पढ़ लीजिएगा। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब जो है हमारे लिए एक बहुत ही काफ़ी बड़ी योगदान के रूप में साबित होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी जो है साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे देश का, राज्य का, जिला का, शहर एवं गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि मानचित्र क्या होता है। तो मानचित्र जो होता है वो आपको पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। मानचित्र क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मानचित्र जो है हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को ही दर्शाता है और दूसरी जो मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह तथ्य भी हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ अगर रख दिया जाता है तब जाके एक एटलस बन जाता है। और एटलस क्या होता है? तो एटलस जो है विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर क्या होता है, आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि मानचित्र से ग्लोब की अपेक्षा में हमें क्या होता है कि ज़्यादा जानकारी प्राप्त होता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ नीचे वर्णित है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आओ करके कुछ सीखे, इसको नहीं बशर्ते हम लोग देखेंगे क्या आप जानते हैं। तो सबसे पहले मानचित्र में एक मानचित्र होता है भौगोलिक मानचित्र। तो भौगोलिक मानचित्र किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे आपको हो गया पर्वत, पठार, मैदान, नदी और महासागरों को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। एक बार और आप लोग देख लीजिएगा, भौतिक मानचित्र किसे कहेंगे? तो पृथ्वी की जो आकृतियां हों जैसे आपको पर्वत, पठार, मैदान, नदी एवं महासागर इत्यादि को दर्शाने वाली मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। दूसरा है राजनीति मानचित्र। इसमें क्या होता है कि आपको राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं का अगर निर्धारण कर रहा है तो उसे हम लोग राजनीति मानचित्र कहते हैं। उसे हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब हम लोग एक और देखते हैं, एक और मानचित्र है थीमेटिक मानचित्र। कहता है कुछ मानचित्र जो है विशेष जानकारी आपको प्रदान करेंगे, जैसे सड़क मानचित्र आपको बताएंगे, वर्षा का आपको मानचित्र बताएंगे, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका
उचित नामांकन जो है किया जाता है। अब उसमें हम लोग देखेंगे कि मानचित्र के कितने घटक है। तो मानचित्र को आपको 3 घटक है, पहला दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा आपको प्रतीक। मानचित्र दूरी, दिशा और प्रतीक। तो सबसे पहले हम दूरी की चर्चा करेंगे। तो कहता है कि मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे कर कागज के एक पन्ने पर क्या किया जाता है, दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमानों पर खींचे जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इससे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि जो स्थानों के बीच की जो दूरी है वो क्या रहे, वास्तविक रूप से बना हुआ रहे, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। साथ ही यह तभी संभव होगा जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की दूरी, बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। कहने का मतलब है कि इसमें इतनी सावधानी से किया जाता है, छोटा किया जाता है ताकि जो स्थानों के बीच की जो दूरी हो वो आपको वास्तविक दूरी लगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कागज पर एक छोटी दूरी और एक स्थल बड़ी दूरी को क्या कर दिया जाता है, व्यक्त कर दिया जाता है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना भी चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का क्या होता है, एक अनुपात होता है। यानी स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का क्या होगा, एक अनुपात होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए इतनी बड़ी लकीर है, तो अगर ऐसे ये एक पैमाना हो गया। अगर इतनी दूर, अगर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की अगर दूरी अगर पैमाने पर इतनी दूर आती है तो एक इसका नामांकन किया गया है कि इतनी सेमी पे इसका जो है मेन जो दूरी होगा इतना किलोमीटर के आधार पे होगा। तो वही कह रहा है कि इस उद्देश्य से क्या कर रहा है, इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना क्या होता है कि स्थल पर वास्तविक दूरी एवं मानचित्र पर जो दिखाई गई दूरी के बीच का क्या होता है, एक अनुपात होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी जो है 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर सिर्फ 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया गया है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि मानचित्र में 1 सेमी का अर्थ कितना हो गया, 5 किलोमीटर दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना 1 cm बराबर क्या होगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का क्या कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं। चलिए इधर हम लोग देखते हैं, ये हो गया। आओ कुछ करके सीखेंगे, तो आप लोग जो है उसको करके सीख लीजिएगा। जब बात बड़े स्तर की होगी, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मानचित्र पर 5 cm होगा तो स्थल में क्या होगा, 500 किलोमीटर दर्शाएगा। इस छोटे पैमाने वाले, इसे हम लोग कहते हैं छोटे पैमाने वाले मानचित्र। ठीक है, कहता है जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 cm से क्या होता है, दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी जो है प्राप्त करते हैं। अब हम लोग देखेंगे मानचित्र, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। एक हो गया आपको मैप दिया हुआ है, इसमें आपको ये हो गया आपको खेल का मैदान, ये हो गया आपका विद्यालय, ये हो गया आपका सामुदायिक केंद्र, ये हो गया आपका पेड़, और ये हो गया आपका आने जाने वाला जो रास्ता कहिए, ये हो गया आपका कुआं। अब ये हो गया दुकान, ये हो गया विकास का घर। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो एक पैमाना दिया हुआ है यहाँ पे 50 मीटर, इधर 0 पैमाना से 50 मीटर, इधर आपके 0 पैमाना पे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है, 10 मीटर का ये आपको पैमाना दिया हुआ है। अब आप इसको क्या करेंगे, आप उसको नाप के निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे दिशा।
दिशा क्या होती है, तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का एक निशान बना हुआ होता है। ऐसे आपको देखते होंगे तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर ऊ लिखा हुआ रहता है, जिसके ऊपर अक्षर जो है ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को क्या करता है, दर्शाता है। चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखते हैं फिर। चलिए अब जो है आप इसमें देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये जो है आपको ऊ है, तो यह जो है आपको उत्तर दिखाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। कौन सा रेखा कहा जाता है, उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो अगर ये उत्तर हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये आपको पूरब हो गया, ये आपको पश्चिम हो गया, और आपके पीछे जो होगा वो आपको दक्षिण हो जाएगा, और जो दाहिना हाथ होगा वो आपको पूरब हो जाएगा, बायां हाथ जो है आपको पश्चिम हो जाएगा जब आप उत्तर की ओर मुख करके जो है खड़े होइएगा। तो ठीक है, जब आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े होइएगा तो दायां हाथ जो है आपका पूरब, बायां हाथ पश्चिम, और आपके पीछे जो हो जाए वो दक्षिण हो जाएगा। 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं का उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, जहाँ से चारों रेखाएं, चारों दिशाएं अगर मान लीजिए दिख रही है, उसे कौन सा बिंदु कहेंगे, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, ये आपको उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण पूर्व वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का आप पता लगा सकते हैं। आपको 4.1 में फिर से पीछे दिया था, और ये हो गया आपको दिक्सूचक जो आपको बताए हुए थे। तो विकास घर से समुद्र ये आप लोगों के लिए दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग दिक्सूचक का देखेंगे। ऊपर में दिक्सूचक था, तो दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान का दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को दिखाएगा, जिसे हम इंग्लिश में कॉम्पास भी कहा जाता है। इसको आपको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, कंपास कहा जाता है। तो जब भी इसको कंपास को अगर हम रखेंगे तो ये वाला जो रेड वाला ये जो है वो आपको उत्तर दिशा की ओर ऑटोमेटिक हो जाएगा, और ये वाला भाग आपको दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। तो ये जो कंपास होगा क्या होगा कि हमेशा उत्तर दिशा में हो जाएगा, और ये वाला भाग जो है हमेशा दक्षिण दिशा में हो जाएगा। आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब प्रतीक क्या होता है, प्रतीक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रतीक जो है वो आपको सिंबल, प्रतीक मीन्स क्या होता है, प्रतीक मीन्स सिंबल। ठीक है, हर एक चीज़ का एक अलग सिंबल। किसी भी मानचित्र का तीसरा जो प्रमुख घटक होता है वो आपको किसी भी मानचित्र पर आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति, वो होता है आपको प्रतीक। कहने का मतलब है कि प्रतीक क्या है, वह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, वो है प्रतीक। अब देखते हैं कि किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ, जैसे आपको भवन, सड़कों, पुलों, वृक्षों और रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों एवं रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी क्या करते हैं, प्रदान कर देते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से क्या होता है, खींचा जा सकता है। इसका अध्ययन भी करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी दिशाओं से उसके बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन्हीं चिन्हों की सहायता से जो है, चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, और ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.0
4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल आपको जलाशय के रूप में किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, दिक्कत भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। वैसे भी आप लोग बहुत समझदार हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो जो नीले रंग का जो इस्तेमाल हुआ ये आपको नदी यानी जल के लिए ये आपको उपयोग हुआ है, ठीक है। भूरा रंग जो है ये आपको पर्वतों के लिए, ये जो भूरा रंग है ये आपको क्या चीज़ के लिए उपयोग हुआ है? पर्वतों के लिए। पीला रंग क्या चीज़ के लिए? पीला रंग पठारों तथा हरा रंग मैदानों के, हरा रंग जो ये है आपको मैदान के लिए दर्शाने के लिए है। पीला रंग जो है पठारों के लिए। 4 ये नहीं, सॉरी ये 4.3 नहीं, इधर है 4.3, ये देख लीजिए, इसमें गलत दिया हुआ था। तो रेलवे लाइन के लिए आप ऐसा अगर चिन्ह बना हुआ है तो ये आपको रेलवे लाइन हो गया। सड़क अगर ऐसा चिन्ह दिया हुआ है तो ये आपको सड़क हो गया। एक कच्ची सड़क हो गया और पक्की सड़क हो गया। अंतर्राष्ट्रीय हो गया, राज्य हो गया, ये जिला हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमा का निर्धारण आपको है। ये नदी हो गया, ये आपको कुआं हो गया, ये आपको तालाब हो गया, ये आपको नहर हो गया, और इस तरह से अगर रहेगा तो ये आपको पुल का साइन हो गया। फिर आपको मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, ये हो गया आपको मंदिर, ये हो गया आपको गिरजाघर, ये हो गया आपको मस्जिद, और ये हो गया आपको छतरी। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये आपको लिखा रहेगा। बस्ती कब्रिस्तान इसके लिए लिखा रहेगा। पेड़ और घास जो है इसके लिए लिखा हुआ रहेगा। तो इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? रूढ़ प्रतीक। क्या कहा जाता है? रूढ़ प्रतीक, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रेखा चित्र का। तो रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र भी एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर क्या होता है? आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है, वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के साथ सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्तों को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, तो इसे ही हम लोग रेखा चित्र मानचित्र कहेंगे। अगर उसमें कोई पैमाना नहीं रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखा चित्र कहेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे खाखा। खाखा क्या होता है? तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाएगा। एक बड़े पैमाने पर वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? खाका कहा जाता है। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन जो है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। उम्मीद रहेगा कि आप लोग ज़रूर इसका जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।